दोस्तों आज फिर ये आपका मैथ का दूसरा पार्ट है वीडियो का, और ये जो है आपका वास्तविक संख्या के बारे में रहेगा, क्योंकि हम पिछली वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि जो संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं और कितने प्रकार से बांटा गया। तो इनको दो प्रकार से बांटा गया था, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और वहां पर लिंक मिलेगा और टैप करके उस पर आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है ना, आपको तो कल बताया गया कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उसको क्या किया जाता है कि एक संख्या रेखा पर क्या निरूपित किया जाता है। अगर हम उसको एक संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ये वास्तविक संख्या, ये तो हम उस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी उनके कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है ना, तो जो वास्तविक संख्या होती है, जो रियल नंबर होता है, ये आपका होता है क्या एक प्रकार बन जाता है जिसका नाम होता है पूर्णांक। ठीक है ना, और एक होता है क्या दशमलव। ये वास्तविक संख्याएं दो प्रकार से बढ़ जाती है, एक पूर्णांक के रूप में बढ़ जाती है और एक दशमलव के रूप में बढ़ जाती है। अब ये पूर्णांक और ये दशमलव क्या होता है इसको जानते हैं। तो जैसे एक चीज पढ़े होंगे, छोटा सा एक बिंदु ही लगा देते हैं किसी दो संख्याओं के बीच में, तो क्या कहलाने लगता है, दशमलव कहलाने लगता है। तो आपका हुआ दशमलव। लेकिन यहाँ पे जो आपका है पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर और दशमलव को डेसिमल इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हम पूर्णांक के बारे में सबसे पहले समझते हैं, इसके बाद आते हैं दशमलव पे। तो देखिए पूर्णांक क्या होता है, जब हम किसी संख्या को संग्रह करते हैं और वो संख्याएं कैसी हो, तो माइनस वाले और प्लस वाले सभी संख्याओं का संग्रह करते हो तो वे संख्याएं कहलाते हैं क्या आपके पूर्णांक। यानी कि माइनस यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को आप पूर्णांक बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। ये चीज आपको नोट आउट करने की जरूरत है नहीं एकदम, मतलब कि आप इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, आपके दिमाग में शिफ्ट हो सकता है। कोई पूछ ले पूर्णांक क्या, तो आप कहेंगे कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का जो संग्रह किया जाता है, समुच्चय बनाया जाता है, वही समुच्चय ही तो क्या कहलाता है आपका पूर्णांक कहलाता है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। ठीक, इसको एक संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। क्यों दर्शाया जा सकता है, क्योंकि यह एक प्रकार का क्या वास्तविक संख्या होता है। और आप पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्याओं को हम किस पर, तो संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, इसलिए पूर्णांक को एक रेखा पर दर्शाया जाता है। लेकिन उस रेखा पर दर्शाने के लिए हमने आपको कल कंडीशन बताया कि उस रेखा में एक साइड होता है लेफ्ट और एक साइड होता है राइट। उनमें भी कुछ कंडीशन हो जाते हैं कि लेफ्ट वाले जो है कि कैसे होते हैं, तो निगेटिव हो जाते हैं और राइट वाले पॉजिटिव हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से पूर्णांक भी होते हैं। जो पूर्णांक होते हैं, जो माइनस वाले और प्लस वाले यानी धनात्मक और ऋणात्मक जो संख्याएं होती है ना, उन्हीं के संग्रह को कहा जाता है। तो देखिए जैसे में कि यहाँ पर लिखा गया संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर का मतलब क्या है कि संख्या रेखा पर पूर्णांक को दर्शाया जा सकता है। ठीक है, देखिए तो इसमें ये जो आपको दिख रहा है, ये एक रेखा यहां से यहां तक बनाया गया, ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है। अब इस लेफ्ट और राइट में एक ओर का धनात्मक और एक ओर का ऋणात्मक होता है। तो इस साइड का हमने ऋणात्मक कर दिया है, क्योंकि होता ही है उधर का, अपने से नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा लेफ्ट साइड में ऋणात्मक ही करते, चाहे कहीं भी चले जाएं वहां पर हमेशा लेफ्ट साइड में ऋणात्मक ही करना है आपको। ये नहीं कि इधर ऋणात्मक कर दो, उधर अपने मन का नहीं करना वहां पर। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये ऋणात्मक हो, ये धनात्मक। अगर इधर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इनफाइनाइट तक चलेंगे तो वहां पर वो आपको सभी संख्याएं लेफ्ट साइड में ऋणात्मक मिलेंगी। अगर आप राइट साइड में आएंगे तो राइट साइड में सभी संख्याएं कैसी, तो धनात्मक मिलेंगी 1 से लेकर अनंत तक। लेकिन बीचों बीच की संख्या जो होती है वो क्या होती है, उदासीन संख्या होती है। ठीक है ना, आप उसको क्या उदासीन पूर्णांक बोल सकते हैं। उदासीन पूर्णांक पूछ ले परीक्षा में कि उदासीन पूर्णांक कौन है, 4 विकल्प में मिल गया 1 2 0 5, तो कौन सा लगाएंगे, तो आप 0 लगा के आएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर जो 0 होता है वो उदासीन पूर्णांक होता है। क्योंकि कल आपको उदाहरण दिया गया कि कौन उदासीन होता है। ठीक है ना, जिनको पता है वो कमेंट में एक बार बता देगा भाई उदासीन कौन होता है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि पूर्णांक तो क्लियर हो गया होगा कि पूर्णांक उसे कहा जाता है जब हम क्या करते हैं, एक ऋणात्मक और कुछ धनात्मक संख्याओं का संग्रह बनाते हैं, तो वही चीज क्या कहलाता है, आपका पूर्णांक कहलाता है। इनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है ना, इनको हम दशमलव के भी रूप में लिख सकते हैं और इनको हम जो है कि भिन्न के भी रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, दशमलव के रूप में दर्शाने का मतलब जैसे कि अगर हम एक संख्या रेखा से बना दें और 1 और 2 है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 1.5 बताइए कहाँ पे है, तो इसके बीचों बीच में पड़ेगा ना, 1 और 2 के बीच में 1.5, फिर जाके 2, फिर 2.5, फिर जाके 3, 3.5 ऐसे पड़ता है। तो हम दशमलव वाली संख्या को भी दर्शा सकते हैं, और जब यह दशमलव आ जाएगा तो दशमलव को भिन्न में तो बदल ही सकते हैं, तो भिन्न के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। किसको, पूर्णांक को। ठीक है, जो कि क्या हो सकते हैं यहाँ पे, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज आ जाता है आपका दशमलव। अब ये दशमलव क्या है, ठीक,
तो दशमलव क्या करता है, किसी भी अंकों की जो छोटी से छोटी इकाई होती है ना उनको भी बताता है। जैसे कि हमने कहा कि हम 5 किलोमीटर चल के आए, तो 5 किलोमीटर चल के आए हैं, तो मान लीजिए अगर उसमें थोड़ा सा कम ही रहा होगा या थोड़ा सा ज़्यादा ही रहा होगा तो आप उसको कैसे दर्शा सकते हो। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि आपने 5 किलोमीटर चला है, थोड़ा 100 मीटर ज़्यादा चल लिए हैं, तो आप 5.100 ऐसे दर्शाएंगे। ये 5 किलोमीटर और 100 मीटर, यानी कि आप 5100 मीटर कुल मिला के चलेंगे। वो तो आप जानते हैं, किलोमीटर से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5.1 आप उसको बोल सकते हैं। तो जो छोटी से छोटी संख्या होती है उनको दर्शाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, तो दशमलव का प्रयोग करना पड़ता है, डेसिमल का प्रयोग करना पड़ता है। ये डेसिमल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कैसा, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। ठीक है ना, ये शांत और अशांत क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, तो जो शांत होता है, अब दशमलव में कई प्रकार के दशमलव आ जाते हैं। जैसे में मान लीजिए कि आप दशमलव में ये संख्या भी लिख सकते हैं 0.35। ठीक है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं 0.45454545 ऐसे डॉट 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 आगे तक बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है 0.1246 डॉट 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 आगे भी बहुत सारी संख्या हो सकती है, इनफाइनाइट तक भी हो सकती है, सीमित भी हो सकती है। ठीक है ना, मतलब कि आपका भाग ये इनफाइनाइट बार भी जा सकता है दशमलव के बाद। ठीक है ना, और या तो कहीं पे जाके कट सकता है, मतलब एक सीमित संख्याओं तक ही जा सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे होते हैं क्या दशमलव। तो दशमलव संख्या को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब इसको हम समझते हैं कि ये शांत दशमलव आखिर है क्या और अशांत दशमलव क्या। ठीक, दशमलव तो हमने समझ लिया कि जैसे कोई संख्या है तो उनके बीच एक बिंदी लग गया तो क्या हो गया, आपका दशमलव दर्शाता है। जैसे कि 2.5, 4.6, 8.9, ये सब संख्याएं क्या है, दशमलव में संख्या है। ठीक, लेकिन उनके भी कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है ना, जैसे एक आदमी है तो आदमी के भी कुछ प्रकार होते हैं कि वो अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है। ठीक है ना, उसी प्रकार से जो दशमलव के भी कुछ प्रकार हैं, उनके कुछ गुणों के आधार पर उनको दो प्रकार से बांट दिया गया। अब वो कौन कौन से गुण है उनको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दशमलव में दो प्रकार के दशमलव आते हैं। एक तो दशमलव वो होता है जो कि एक सीमित संख्या तक होता है, जैसे कि कोई भाग देने पर कट जाता है, दशमलव में जाता है लेकिन पूरा पूरा कट जाता है, तो दशमलव वहीं तक समाप्त हो जाता है, उस संख्या क्या है वो नहीं बढ़ता है। ठीक, तो वहां पर क्या है कि आपका शांत दशमलव होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर उसमें जो संख्याएं दशमलव के बाद की संख्या होती हैं वो एक प्रकार से सीमित होती हैं, मतलब कि वो कहीं तक सीमित रहेंगी। जैसे कि अगर 3.5 है तो वो 3.5 बार ही भाग जाएगा, 5 के आगे अब भाग नहीं जाने वाला है। क्यों, क्योंकि अब शेषफल उसका 0 आ चुका होगा, इसलिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि शांत दशमलव में जो दशमलव के बाद की संख्याएं होती हैं वो सीमित संख्याएं होती हैं, उसको कहा जाता है क्या, शांत दशमलव कहा जाता है। ठीक है ना, और अशांत दशमलव क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे देख लीजिए, उदाहरण के रूप में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3.45। ठीक है ना, 0.5। ठीक, अब यहाँ पर 0.25 कह सकते हैं, 1.25 ऐसे। ये जो दशमलव में ये जो संख्या है ना, इस प्रकार की संख्याओं को आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे शांत दशमलव। ठीक है ना, जिनमें क्या हो कि एक सीमित संख्या तक भाग जाए, दशमलव लगे भले से ही लेकिन वो भाग एक सीमित संख्या तक जाए और वहां तक पूरा पूरा वो भाग खत्म हो जाए, उसको कहते हैं क्या, वो शांत दशमलव होता है। ठीक है ना, अब देखिए जैसे नहीं होता है कि अगर 1 में आप 2 का भाग दें तो आपका कितनी बार जाएगा, एक तो 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा और दशमलव लगाएंगे उसके बदले में, और यहाँ पर 2 5 10, तो 5 बार में 10 पूरा कट गया जब कटेगा तो 0.5 आएगा। अब इससे बेसी वो भाग नहीं जा सकता है, तो यहाँ पर इस प्रकार का जो दशमलव ही होगा ये शांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है ना, अब आगे आते हैं अशांत दशमलव में। देखिए अशांत दशमलव में क्या होता है कि जो ये अशांत दशमलव होते हैं इनमें कई प्रकार से संख्या आ जाती है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जैसे उदाहरण के रूप में अगर ले लिया जाए तो 0.333333 डॉट 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 0.456782 डॉट 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 0.56565656 डॉट डॉट डॉट। तो ये सब जो संख्या है ना, ये कैसी संख्या है, तो ये अशांत दशमलव है। अशांत का मतलब क्या, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, अशांत दशमलव का मतलब क्या, इसको समझते हैं। देखिए अशांत दशमलव वो दशमलव है जिसमें उसके दशमलव के बाद के अंक सीमित न हो, मतलब कि एक जगह पे न ठहरे। बड़े मनबड़ किस्म के होते हैं, वो इनफाइनाइट तक दौड़ते हुए चले जाते हैं, भले ही आगे कुआं चाहे खाई हो जाके उसमें गिर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर है क्या,
कि इसमें के जो दशमलव होते हैं ना वो इनफाइनाइट बार जाते हैं, जो अंक होते हैं ना वो इनफाइनाइट बार चले जाते हैं, वो कहीं भी रुकते नहीं है। तो उस प्रकार के दशमलव को आप कह सकते हैं अशांत दशमलव, जिनके दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं वो सीमित नहीं होते हैं, वो अनंत तक चले जाते हैं, वैसे दशमलव अशांत दशमलव होते हैं। आ रहा होगा समझ में, क्लियर है? अगर ये क्लियर हो रहा है ना तो दोस्तों एक बार इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए होंगे तो, और फिर से सब्सक्राइब मत कर दीजिएगा जो लोग कर लिए होंगे, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसी भूल मत करिएगा। तो देखिए यहाँ पे है क्या, तो ये दशमलव अशांत दशमलव में क्या है कि उनके जो अंक हैं वो इनफाइनाइट बार चले जाएंगे दशमलव के बाद वाले अंक, ठीक है ना? लेकिन ये शांत जो है ये एक सीमित तक रहता है, वो इनफाइनाइट तक नहीं जाता, ठीक है ना? तो ये तो दोनों क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब ये जब ये सीमित हो गया तो इसके कुछ प्रकार भी नहीं बनेंगे, ठीक? लेकिन ये जब जो है कि अनंत तक जा रहा है तो इनके कुछ प्रकार बन जाते हैं। अब ये क्या प्रकार बनते हैं इनको देखते हैं। इनका नाम हो जाता है, एक आवर्ती हो जाता है, एक अनावर्ती हो जाता है, ठीक है ना? अब ये आवर्ती और अनावर्ती क्या होता है, इसको बोलते हैं ना अनावर्ती दशमलव, और इसको आवर्ती दशमलव और इसको अनावर्ती दशमलव बोलते हैं। अब ये इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, अब कहेंगे गुरुजी की इसमें कैसे वाले दशमलव आएंगे, इसमें कैसे वाले दशमलव आएंगे, तो इसको भी क्लियर कर दिया जा रहा है, देखिए कैसे। तो ये जो आवर्ती दशमलव होते हैं, ठीक है ना, आवर्ती दशमलव क्या होता है कि पुनरावृत्ति होता है, ठीक? जिसमें पुनरावृत्ति का अर्थ कितने लोग समझते हैं? जिसमें पुनरावृत्ति हो वैसे दशमलव आवर्ती दशमलव है। लेकिन पुनरावृत्ति शब्द का अर्थ समझ लीजिए, तो पुनरावृत्ति का अर्थ होता है रिपीट करना, ठीक है ना? इसको रिपीटिंग डेसिमल भी बोला जाता है, ठीक? एक तरीके से आप रिपीटिंग दशमलव डेसिमल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पुनरावृत्ति जिसमें हो वही दशमलव क्या कहलाते हैं, आवर्ती दशमलव कहलाते हैं। जैसे में उदाहरण स्वरूप आप ले लें तो आ जाता है 0.33333333, गाना गाते चले जाएंगे। और इसी तरीके से कोई और ले लें तो 0.45454545, कहीं गुरुजी कब तक 4-5, तो अनंत बार 4-5, ठीक? लेकिन ये जो अनंत बार है ना, तो अब जब आप थकने लगेंगे तो कहेंगे अरे यार कहाँ तक लिखते चले जाएं, रफ हमारा भर जाएगा, परेशान हो गए। तो उसको लिखने के लिए एक विधि होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, बार बोला जाता है, बार। जैसे ऊपर जो ऐसे लगाते हैं ना डैश, कोई संख्या है ना, अगर 4 के ऊपर ऐसे लगाते हैं तो वो बार कहलाता है, ठीक है ना? तो उनको क्या किया गया, कहा कि भाई उसके ऊपर ना एक टोपी लगा दीजिए, बस वो रुक जाएगा। तो जैसे मतलब कि उससे ये पता चलेगा कि उसका रिपीटिंग अनंत बार रहेगा, ठीक है ना, वो बार लगाने से। तो जैसे कि अगर ये 0.333333 अनंत बार है तो आप उसको 0. ऐसे 3 लिख के 0.3 लिख के और इसके ऊपर एक बार लगा दीजिए, बार का चिन्ह। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक प्रकार का आवर्ती दशमलव है जिसमें 3 की पुनरावृत्ति अनंत बार है, ठीक है ना? अगर ऐसे इसमें तो 1 अंक की पुनरावृत्ति थी, इसमें डबल अंक की पुनरावृत्ति है, 4-5 4-5 4-5 4-5। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0.45 लिखकर इस 4-5 दोनों के ऊपर एक बार लगा देना है। तो इससे ये पता चलेगा कि इस 4-5 का दोहराव हो रहा है, यानी पुनरावृत्ति। तो 0.45 4-5 4-5 4-5 4-5 ये अनंत तक लिखते हुए चले जाएंगे। ये हो गया क्लियर। ये आपका आवर्ती दशमलव था। इसके बाद अनावर्ती दशमलव में आ जाते हैं। अनावर्ती दशमलव क्या होता है, इसमें पुनरावृत्ति तो नहीं होती है, ठीक है ना? जो भी अंक होते हैं वो सब कुछ अलग अलग होंगे और उसमें बार और से हम किसी को रोक नहीं सकते। उसको हम दशमलव अनंत बार में ऐसे दर्शा सकते हैं। जैसे में कि यहाँ पे हो जाता है आपका 0.5613 डॉट 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 0.142345 डॉट डॉट डॉट। एक आध अंक आ सकता है, उसमें पुनरावृत्ति हो सकता है, लेकिन बार बार वो संख्याएं नहीं आती हैं, ठीक है ना? तो ऐसे जो दशमलव होंगे जिनके की पुनरावृत्ति नहीं होंगे और वो अनंत बार होंगे, तो वैसे दशमलव अनावर्ती दशमलव कहलाते हैं। और जिसमें क्या पुनरावृत्ति हो और वो अनंत बार हो तो वो ऐसे आवर्ती, ठीक है ना? नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग, ठीक है ना? तो इसमें रिपीट होगा, इसमें रिपीट नहीं होगा, लेकिन दोनों अनंत बार ही रहेंगे। और जो रिपीट होता है उसको कम से कम संख्याओं में बोलने के लिए, कम से कम शब्दों में बोलने के लिए बार लगाते हैं, ठीक? अगर देखिए 3 संख्याओं का पुनरावृत्ति है, ऐसे 0.5 4 2 5 4 2 5 4 2 5 4 2 ऐसे अनंत बार है ना, तो आप इसको लिखेंगे 0.542 के ऊपर बार, ठीक है ना? ये चीज क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो रियल नंबर है ना, रियल नंबर को तो ऐसे ही बांटा गया था, लेकिन कुछ होता है इस प्रकार से, परिमेय और अपरिमेय के रूप में भी
जो है विभाजित किया गया था। ठीक है ना। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है ना तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना। और या तो अपने रफ पे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी परिभाषा नहीं लिखवाया जाएगा, क्योंकि आपको एकदम दिमाग में शिफ्ट करवाना है। ये इमेज यानी ये एक चित्र द्वारा आपको बताया जा रहा है, जिससे आप कंठस्थ आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो सब लोग जानते होंगे, जिनको कि हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, P बटा Q के रूप में लिखा जाए, वो क्या है, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है ना। लेकिन इस कंडीशन में होता क्या है कि P बटा Q के रूप में लिखने के बाद भी, ये तो हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, ये सब चीजें अगर नोट करने होंगे तो हम हटा दे रहे हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे क्या है कि P बटा Q के रूप में लिखने के बाद भी अब पूछा जाए कि ये बताइए कि ये जो P है और Q है ये क्या है, तो ये क्या है, एक प्रकार का इंटीजर। ठीक है ना। इंटीजर का मतलब क्या, पूर्णांक है। ठीक। अब ये पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो P बटा Q के रूप में हम परिमेय संख्या को लिखेंगे तो परिमेय संख्या ऋणात्मक भी होंगी और धनात्मक भी होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि इंटीजर होते हैं कौन, P और Q। और इस P और Q में जो Q होता है इसको हर बोलते हैं, और ये हर इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम एलिमेंट का चिन्ह बना दे रहे हैं, ये एलिमेंट और बताता है कि P और Q अवयव है किसका, तो इंटीजर का है। ठीक है ना। इंटीजर मतलब पूर्णांक का। तो अब देखिए यही दो कंडीशन होते हैं, P और Q क्या इंटीजर है और Q वहां पर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके ऊपर में संख्या कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, अगर ये अप्लाई नहीं होगा तो। ठीक है ना। तो देखते हैं, जैसे में उदाहरण के रूप में अगर देखें तो 2 बटा के 5 माइनस 3 बटा के 4 6 बटा के 2 2 बटा के 5, ये जो संख्याएं है ना दशमलव के रूप में, सॉरी भिन्न के रूप में, वो क्या कहलाते हैं, तो परिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अपरिमेय संख्या पर आते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है, ठीक, तो अपरिमेय संख्याओं में इसका सेम विपरीत होता है कि आप P बटा Q के रूप में उसको नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिखते हैं। ठीक है ना। जिस संख्या को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है ना। अब ये अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि इसमें एक चीज होता है कि अगर कोई भी संख्या अगर आपको रूट में दिख जाएगी, रूट का मतलब करणी, तो करणी में जो संख्याएं दिखेंगी तो वैसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है ना। तो इसको जहां तक है कि नोट कर लीजिएगा कि जो संख्या, ठीक है, जो संख्या रूट यानी कि करणी में हो वह क्या है, अपरिमेय, वह अपरिमेय होती है। ठीक है ना। जैसे में करणी में एक, करणी में एक तो नहीं हो सकता क्योंकि एक का करणी एक ही होने वाला है, करणी में 2, करणी में 3, करणी में यहाँ पर क्या हो सकता है 5 हो सकता है, करणी में 6, करणी में 8। ठीक है ना। इस प्रकार से जो भी संख्याएं करणी में होती है ना, वो संख्याएं क्या होती हैं, तो अपरिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि करणी में जो संख्या होती है वो तो होती है अपरिमेय संख्या, लेकिन कुछ कंडीशन होता है। जो संख्या करणी में होगी ना, उस संख्या को पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। जिसका पूर्ण वर्ग निकल सके वो संख्या अगर करणी में हो जाए तो उसको हम अपरिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, उसको तब हम बोलेंगे परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि जैसे अगर करणी 4 आ जाए तो परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन ये जो करणी में संख्या अगर आ जाएगी तो इसको हम अपरिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पर उस संख्या एक प्रकार का पूर्ण वर्ग है जिसका वर्गमूल निकल सकता है, निकल कर बिना करणी का वो हो सकता है, इसलिए आप उसको बोल सकते हैं क्या कि परिमेय संख्या होगा, उसको अपरिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। ऐसी बहुत सारी संख्या जैसे कि 4 हुआ, 16, 144 हुआ, ये सब जो संख्या है ना, ये संख्या क्या कहलाती हैं, तो अपरिमेय संख्या नहीं कहलाती, उनको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर उनके वर्गमूल निकल सकते हैं। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल सके उसको आप परिमेय संख्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, भले ही वो करनी में दर्शाया जा सके। ठीक है ना। लेकिन वो करनी से बाहर निकल जाती है, यही कारण है उसका कि उसको आप अपरिमेय संख्या नहीं बोलते, तो उसको आप परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है। तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं में पूर्णांक, दशमलव, शांत, अशांत और आवर्ती अनावर्ती क्लियर हो गया होगा आज की इस वीडियो में। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहले पहुंचता रहे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। तो आगे वीडियो में मिलते हैं जो है कि प्राकृतिक संख्याओं और अभाज्य संख्याओं की को लेकर। ठीक है ना। तो उन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।